हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज इकोनॉमी स्पेशल बैच में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। आप सभी को मालूम है इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के उन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह एक दिवसीय परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो, सभी को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बैंकिंग समस्याएं जिनका सामना भारत में बैंक कर रहे हैं, उनके सुधार के लिए सरकार ने समय समय पर क्या प्रयास किए हैं। लेकिन उससे पहले पिछली कक्षा का एक क्विक रिवीजन हमें लेना होगा, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने बैंक की समस्याओं के बारे में जाना था। तो आइए देखते हैं कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र की किस किस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही थी। तो बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र शुरुआत में क्लास बैंकिंग था, मास बैंकिंग नहीं था, इसके बारे में हमने बात की थी। भारत में बैंकिंग क्षेत्र की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, पहली समस्या ये। दूसरी, भारत के बैंकों में लाभ की स्थिति नहीं है। तीसरी, भारत के बैंकों के लिए सीआरआर और एसएलआर की दर को उच्च रखा जाता है। चौथा, निजी बैंकों को कम मात्रा में लाइसेंस दिया जाता है। पांचवी समस्या थी दोहरा तुलन पत्र की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या थी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या एनपीए। इन सभी समस्याओं के बारे में विस्तार से हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। आज की कक्षा में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो किस पे रहेगा, इन समस्याओं का सॉल्यूशन सरकार द्वारा समय समय पर किस प्रकार से किया गया है, इन समस्याओं के उपाय के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। तो आइए सीधे चलते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे इन समस्याओं के समाधान के बारे में। तो देखिए समय समय पर सरकार द्वारा किस किस प्रकार के समाधान इसके लिए किए गए हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया उसके अंतर्गत पहले प्रयास के रूप में हम देखेंगे सरकार द्वारा एक कमेटी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए स्थापित की गई थी, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट एंड सेकंड। क्या थी ये कमेटी, किस लिए गठित की गई थी, क्या सिफारिश थी, आगे हम समझने वाले हैं। दूसरा, इस प्रकार का सुधार किया गया, बैंकिंग क्षेत्र में कुछ रिफॉर्म्स किए गए ताकि बैंकिंग की सुविधा क्लास बैंकिंग यानी कुछ लोगों तक सीमित रहने से निकलकर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। क्या इस प्रकार के सुधार थे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बैंकों के लिए जो लाभ की स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए, यानी बैंकों का खर्चा कम और आमदनी अधिक हो, उसको करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। साथ ही साथ एनपीए या डूबत ऋण या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, उसमें सुधार के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उसको हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ पीजे नायक कमेटी एक बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा गठित की गई है। ये किस लिए गठित की गई, क्या इसकी सिफारिश थी, इसको भी हम देखने वाले हैं। और बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक इंद्रधनुष प्लान सरकार द्वारा बनाया गया है, वो क्या था, इसे भी हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित की गई थी सरकार द्वारा। देखिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी, और इस कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए थे। पहला सुझाव दिया था कि बैंकों के लिए सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इनकी जो दर है बैंकों के लिए वो कम होनी चाहिए ताकि बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़े। सीआरआर कम करने से ऋण देने की क्षमता क्यों बढ़ेगी, इसको यदि आप जानना है तो आप आरबीआई से संबंधित जो हमारी क्लास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति से जो हमारी संबंधित क्लास है, उसमें जाके आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी जो सिफारिश थी वो क्या थी कि बैंक किसी प्रकार के ऋणों पर ब्याज माफी ना करे, क्योंकि ब्याज माफी करने पर बैंक के ऊपर क्या पड़ता है, दबाव बढ़ता है, बैंक के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे बैंक की लाभ की स्थिति घटती है। तीसरा सुझाव क्या दिया इन्होंने, प्राथमिक क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का तात्पर्य है बैंकों को अपने कुल ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। वे प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से थे, कृषि था, एजुकेशन था, समाज के कमजोर जो तबके हैं उनको दिया गया ऋण था। तो ये जो ऋण निर्धारित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, कितना प्रतिशत फिलहाल निर्धारित किया गया है, 40%। जबकि नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश क्या थी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को कम किया जाए और उसको किस दर पर लाया जाए, 10%। अर्थात 100 रुपए का ऋण अगर यदि बैंक बांटता है तो उसमें से केवल 10 रुपए ही किसको दिए जाए, प्रायोरिटी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाए। उसके बाद में ब्याज जो दर है वो नियंत्रित न होकर क्या होनी चाहिए, डीरेगुलेट होनी चाहिए। अर्थात बैंक स्वयं अपने हिसाब से, आज जो बैंक है वो अपने हिसाब से बैंक
क्या नहीं कर सकते, ब्याज दरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। उनका नियंत्रण किसके पास में होता है? प्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रहता है। लेकिन नरसिम्हन कमेटी क्या होता है कि ब्याज दरों को विनियंत्रित कर देना चाहिए और डीरेगुलेट कर देना चाहिए। साथ ही साथ बैंकों के विलय का सुझाव देते हैं। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट कहती है कि भारत में बैंकों की जो संख्या है वो बहुत अधिक ना होनी चाहिए, बल्कि जो बड़े बैंक है वही शेष रहने चाहिए, छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर देना चाहिए। साथ ही साथ नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट कहती है कि भारत में निजी बैंकों को भी लाइसेंस देने की परंपरा शुरू होनी चाहिए और बैंकों का निजीकरण की शुरुआत करनी चाहिए। ये थी नरसिम्हन वन कमेटी की सिफारिशें। इनमें से कुछ सिफारिशें सरकार द्वारा मानी गई और उन पर कार्य किया गया और उससे काफी मात्रा में बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार भी हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से नरसिम्हन कमेटी का दोबारा गठन किया गया बैंकिंग क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके समाधान या उनमें सुधार के लिए। और नरसिम्हन कमेटी जो सेकंड थी उसने क्या क्या सुझाव दिए? उसने सबसे पहला सुझाव दिया कि जितने भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बैंक में परिवर्तित कर देना चाहिए, उनको सामान्य बैंक में परिवर्तित कर देना चाहिए। और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान कौन कौन से हैं? पिछली क्लास में हमने जाना था कौन कौन से थे। नाबार्ड, दूसरा था सिडबी, एक था एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और एक था नेशनल हाउसिंग बैंक। और नरसिम्हन कमेटी सेकंड की सिफारिश क्या थी कि इन सभी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो कि स्पेसिफिक सेक्टर जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक किसको ऋण देता है? आयातकों और निर्यातकों को। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक किसको ऋण देता है? आवास निर्माण करने वाली संस्थाओं को। तो इन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को किस में परिवर्तित कर दिया जाए? सामान्य बैंक में परिवर्तित कर दिया जाए। ऐसा कौन कहता है? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशें कहती हैं। अगली क्या कहता है ये? बैंकों की जो त्रिस्तरीय है वो व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जितने भी बैंक भारत में कार्यरत रहे उनको 3 स्तरों में बांट देना चाहिए। पहले स्तर पर सबसे बड़े बैंक आने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को, स्टैंडर्ड्स को, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करें। ये बड़े बैंक क्या कहलाएं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक कहलाएं। दूसरे उनसे छोटे बैंक जो कि राष्ट्रीय स्तर के बैंक कहलाएं। और तीसरे प्रकार के बैंक छोटे बैंक जो स्थानीय क्षेत्र पे कार्य करें और स्थानीय बैंक कहलाएं। ऐसी व्यवस्था नरसिम्हन कमेटी सेकंड की सिफारिश में दी जाती है। साथ ही साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या पूंजी पर्याप्तता जो अनुपात है, क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो कि क्या होता है? CAR। हमने समझा था CAR इक्वल टू क्या होता है? बैंकों की पूंजी बटा बैंकों की जोखिम संपत्ति। ये जो है इसका अनुपात कितना होना चाहिए? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इसका अनुपात क्या होना चाहिए? 10% होना चाहिए बैंकों के लिए। ऐसी सिफारिश नरसिम्हन कमेटी सेकंड देती है। साथ ही साथ बैंकों का जो डूबत ऋण है या NPA है उसकी वसूली के लिए एक कानूनी ढांचा बनना चाहिए, कुछ कानूनी उपाय होने चाहिए। इस प्रकार की सुविधाएं, इस प्रकार की कुछ सिफारिशें बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी सेकंड के द्वारा दी जाती हैं। अगला जो उपाय था सुधार के लिए वो था कि बैंकों में कुछ ऐसे सुधार किए जाएं जिससे बैंकिंग क्या हो जाए? मास बैंकिंग बन जाए। मास बैंकिंग का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंच जाए, प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचे। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या सुधार बैंकिंग क्षेत्र में किए गए? सबसे पहला प्रयास जो सरकार ने किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ किया। कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ? आपने देखा था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कब होती है? 1949 में होती है, जब क्या कर दिया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसी तरह 1955 में पुनः राष्ट्रीयकरण होता है और 1955 में जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है वो किसका किया जाता है? SBI का किया जाता है। पुनः 1959 में राष्ट्रीयकरण होता है और अब राष्ट्रीयकरण किसका किया जाता है? SBI के सहायक बैंकों का। पुनः 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है और अब राष्ट्रीयकरण किसका किया जाता है? वापस से SBI के सहायक बैंकों का ही क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण। और 1980 में एक और राष्ट्रीयकरण होता है जिसमें 12 अन्य बैंकों का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण से क्या हो रहा था? बैंकिंग क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में आ गया, जिससे बैंकिंग की सुविधा, सरकार उसमें काम कर सके कि बैंकिंग की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। पहला प्रयास यह किया गया। उसके बाद हाल फिलहाल में सरकार द्वारा एक और प्रयास बैंकिंग की सुविधा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास के अंतर्गत कार्य किया गया है, वो है विभेदीकृत प्रकार के बैंक खोलना। विभेदीकृत प्रकार के बैंक क्या होते हैं? जो कि टारगेट समूह के ऊपर कार्य करते हैं, विशेष तबके को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए कार्य करते हैं। और वे बैंक कौन कौन से थे? हाल फिलहाल में खोले गए स्मॉल बैंक,
पेमेंट बैंक और होलसेल बैंक। क्या होते हैं ये? जब बैंक के वर्गीकरण की हमारी क्लास थी उसमें हमने बहुत ही विस्तृत रूप से इनकी चर्चा की थी कि स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक और होलसेल बैंक क्या होते हैं? समाज के विशेष तबके को बैंकिंग की सुविधा देने के लिए खोले गए विशेषीकृत प्रकार के बैंक हैं। अगला उपाय जो इस तरह का किया गया वो था BCA, जिसे कहा गया बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट या बैंक साथी। क्या होता है ये समझेंगे आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में। CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नाम से भी एक प्रयास किया गया। ये क्या होता है इसे भी आगे हम समझने वाले हैं। इसी प्रकार RTGS, NEFT और CTS नाम की कुछ नई तकनीकें बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत लाई गई जिससे बैंकिंग की सुविधा लोगों तक पहुंच पाए। ये क्या होती हैं इन्हें भी आने वाली कुछ स्लाइड में हम समझेंगे। एक और अन्य तकनीकी अपनाई गई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इसको भी हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ रुपे कार्ड और व्हाइट लेबल ATM की शुरुआत भी भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए की गई ताकि बैंकिंग सुविधा का विस्तार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए। आइए समझते हैं एक एक प्रयास को। सबसे पहले बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट को हम जानेंगे। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट क्या होता है? बैंक की ओर से सामान्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति या संस्था को क्या कर दिया जाता है? नामित कर दिया जाता है। यानी बैंक की ओर से कोई व्यक्ति या संस्था क्या करे? सामान्य बैंकिंग की सुविधाएं लोगों को पहुंचाने का कार्य, देने का कार्य करे। सपोज ऐसा क्यों किया गया? मान लो कोई A बैंक है और ये जो A बैंक है इसके 10 किलोमीटर एरिया में कोई बैंक नहीं है और 10 किलोमीटर दूर जाके दूसरा बैंक B है। तो अब क्या करें? मान लो ये बैंक A है, ये अपने से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर दे? एक BCA नियुक्त कर दे, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट या बैंक साथी नियुक्त कर दे। तो इस एरिया के जो लोग हैं उनको 2 किलोमीटर चल के यहां नहीं आना पड़ेगा और ये बैंकिंग की सुविधाएं अपने पास में ही क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट या BCA कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट सामान्य बैंकिंग सुविधाएं लोगों को दे सकता है, जैसे अकाउंट ओपन करना, अकाउंट में पैसे जमा करना, लोगों को पैसा देना और अकाउंट खोलने के लिए या ऋण के लिए एप्लीकेशन स्वीकार करना। आप देखते होंगे आपके आसपास कुछ ई मित्र हैं, उन ई मित्रों पे आप पैसा क्या कर सकते हैं? अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं, वहां से निकाल भी सकते हैं। तो ये एक तरह से किस रूप में कार्य करते हैं? बैंक साथी के रूप में कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से बैंक साथी की सुविधा जब घर के पास लोगों को उपलब्ध होगी तो बैंकिंग तक उनकी पहुंच बढ़ जाएगी। अगला जो प्रयास इस दिशा में किया गया वो था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? प्रत्येक जो बैंक होता है उसकी जितनी भी शाखाएं होती हैं वो आपस में जोड़ दी जाती हैं। माना कोई बैंक है, कोई एक बैंक है X और इसकी शाखाएं क्या हैं? A शाखा B शाखा C और शाखा D अलग अलग स्थानों पर क्या है? स्थित हैं। अब कोई भी व्यक्ति है, यदि उसका अकाउंट क्या है? माना उसका अकाउंट A ब्रांच में है, उसका अकाउंट A ब्रांच में है, लेकिन वो क्या करता है? C ब्रांच में जाके अपनी बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। तो जब ये ऐसा कब संभव होगा? जब ब्रांच A, B, C और D आपस में क्या होंगी? जुड़ी होंगी किसी कनेक्शन के माध्यम से, किसी नेटवर्क के माध्यम से। तो सपोज ब्रांच C में से ये पैसा क्या करना चाहता है? अपने अकाउंट में से निकालना चाहता है। तो अब बैंक C को ये तभी तो पता होगा जब ये बैंक A से जुड़ा होगा कि इसके अकाउंट में पैसा कितना है और इसे देना है या नहीं है। तो इस प्रकार से जब सभी ब्रांचेज को, बैंकों की सभी ब्रांचेज को आपस में किसी नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या CBS कहते हैं। और वर्तमान में लगभग सभी बैंक क्या हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सुविधा युक्त हैं। उसके बाद अगली जो तकनीकी लोगों तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने के लिए अपनाई गई वो थी RTGS और NEFT। ठीक है। अब RTGS का तात्पर्य क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जबकि NEFT का तात्पर्य होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का भौतिक रूप से स्थानांतरण होकर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली एक बटन दबाने से ही क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बैंकिंग की सुविधा लोगों को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में उपलब्ध होती है। उन्हें ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि इन तकनीकों के द्वारा भी क्या हुआ? बढ़ा किसका? बैंकिंग का चलन या बैंकिंग तक लोगों की पहुंच बढ़ी। इसी प्रकार का अगला प्रयास था ECS या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में होता क्या है? एक निर्धारित तारीख पर जो उपयोग करता है वो अपने अकाउंट्स में ऐसी सेटिंग कर सकता है
कि एक निर्धारित तारीख पर जाकर क्या हो जाए, उसके अकाउंट से, स्वयं के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा स्वतः ही क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो सभी प्रकार के कर्मचारियों की सैलरी लगभग इसी सिस्टम से आज के समय में दी जाती है, जिससे बैंकिंग की पहुंच लोगों तक आसान हुई है निश्चित रूप से। तो ये था ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। इस प्रकार का प्रयास जो किया गया तकनीकी के रूप में वो था रुपए कार्ड। और ये रुपए कार्ड क्या है, एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे मतलब इसके माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, ए, दूसरा व्यक्ति है बी, ए से बी को पैसा जाना है तो ये सीधा ना जाकर किसके थ्रू जाता है, एक पेमेंट गेटवे के रूप में जाता है। और ये पेमेंट गेटवे के रूप में कौन कार्य करता है, रुपए कार्ड काम करता है। और ये जो रुपए कार्ड है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, NPCIL, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। अगला इस प्रकार का प्रयास था ताकि बैंकिंग की सुविधा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो था व्हाइट लेबल ATM। व्हाइट ATM, अब आपने जब भी कभी मार्केट पे आप जाते हैं तो आप ATM देखते हैं तो प्रत्येक ATM पे आपको बैंक का नाम दिखाई देता है, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन व्हाइट लेबल ATM एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वो ATM सभी बैंकों, किसी बैंक का ATM नहीं होता, वो व्हाइट लेबल ATM सभी बैंकों का ATM होता है। यानी सभी बैंकों के लिए क्या करता है, कार्य करता है, एक से ज्यादा बैंकों के लिए कार्य करता है। SBI के कार्ड भी वहां चलते हैं, PNB के कार्ड से भी आप वहां पैसा निकाल सकते हैं, सभी प्रकार के बैंकों से वहां पैसा निकाल सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, व्हाइट लेबल ATM कहलाते हैं। अब बैंकों की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए भी बैंकिंग क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए। लाभप्रदता या प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पहला सुधार क्या किया गया, CRR और SLR की दर, कैश रिजर्व रेशो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, जो जिनकी दर पहले बैंकों के लिए उच्च होती थी, बहुत अधिक, उसको अपेक्षाकृत क्या किया गया, कम किया गया। हालांकि वैश्विक रूप से जो अन्य देशों में प्रचलित है CRR और SLR की दर, उसकी अपेक्षा भारत के CRR और SLR की दर अभी भी उच्च है, लेकिन पहले की अपेक्षा CRR और SLR की दर को क्या किया गया है, कम किया गया है। ठीक है, जिससे बैंकों के ऋण देने की क्षमता बढ़ी है और बैंकों की लाभप्रदता भी बढ़ी है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो सीमा है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20%। यानी अब FDI भी हो सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, विदेश की कोई व्यक्ति या संस्था आकर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20% तक के शेयर क्या कर सकती है, खरीद सकती है, जिससे बैंकों के पास में पैसा आए। और सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों के लिए सीमा FDI की कितनी करी है, 70%। यानी अन्य जो बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा, उनमें 70% तक विदेशी निवेश कोई कंपनी आके भारत में कर सकती है। साथ ही साथ बैंकों को अलाउड किया गया कि बैंक शेयर मार्केट में क्या कर सके, खरीदारी करके अपनी पूंजी को लगा सकें और शेयर मार्केट से प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें, ताकि बैंकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और अधिक से अधिक वो लोन बांट सके। इस प्रकार का प्रयास किया गया। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर और म्यूचुअल फंड में काम करने का, जैसे आप भी सुनते होंगे SBI म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा। ये हाल फिलहाल आप सुनने लगे। इससे पहले SBI केवल किसके रूप में कार्य करता था, बैंक के रूप में। अब क्या किया, सरकार ने अलाउड किया इनको कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी काम कर सकते हो, ताकि वहां से भी आप लाभ कमा के अपनी लाभप्रदता को क्या कर सको, बरकरार रख सको। तो इस प्रकार के कुछ सुधार किए गए बैंकों की लाभ की स्थिति को बढ़ाने के लिए। अगला जो उपाय इसके लिए किया गया वो था रिकैपिटलाइजेशन या पुनः पूंजीकरण। और अगला किया गया जो कदम था वो था बैंक कंसोलिडेशन या बैंकों का विलय। पहले प्रयास की बात करें, रिकैपिटलाइजेशन या पुनः पूंजीकरण। पुनः पूंजीकरण क्यों आवश्यक हो गया था बैंकों के लिए करना, क्योंकि बासेल 3 नियमों के पालन करने के लिए और बैंकों के बढ़ते NPA के मद्देनजर बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ानी थी। मैंने आपको बताया था जब बासेल 3 नियम हमने पढ़े थे तो उसमें हमने एक शब्द पढ़ा था CAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब ये पूंजी पर्याप्तता जो अनुपात होता है वो क्या होता है, किसी भी बैंक के लिए बैंक की पूंजी और जोखिम संपत्ति का क्या होता है, अनुपात होता है।
तो जैसे जैसे बैंक की जोखिम संपत्ति यानी एनपीए बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सीएआर की दर को नियत रखने के लिए बैंकों को पूंजी बढ़ाना आवश्यक होता है। और आपने हाल फिलहाल समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बैंकों का एनपीए काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। एक उदाहरण से हम समझे, माना कोई बैंक, अब ये सीएआर की जो आवश्यकता है वो निर्धारित कितनी की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? 8%, सॉरी 9%। तो हम मान के चलें एक स्थिति कि बैंकों का पहले कुल एनपीए कितना था? 100, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। तो बैंकों को 9% की दर, 9% की दर सीएआर की रखने के लिए कितनी पूंजी चाहिए थी? 900 करोड़ रुपए। तब ये 9% की दर थी। लेकिन माना एनपीए क्या हो गया? बढ़कर, इन बैंकों का एनपीए बढ़कर कितना हो गया? 200 हो गया। अब बैंक को सीएआर की दर क्या करने के लिए, 9% बनाए रखने के लिए अपनी पूंजी को बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 1800 करोड़। तभी तो 9% आएगा सीएआर की दर, तभी तो नियत रहेगी। तो चूंकि एनपीए अभी अभी बैंकों का बढ़ा है हाल फिलहाल में, तो उसके लिए बैंकों को पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता थी ताकि बासेल 3 नियमों के अंतर्गत सीएआर की दर क्या रह सके? नियत रह सके। और इसके लिए सरकार ने क्या किए? बैंकों को पूंजी बढ़ाने के लिए स्वीकृति देने का फैसला दिया। और इसके लिए सरकार ने स्वयं आगे बढ़कर क्या किए? रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की जारी किए। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड सरकार ने क्या किए? रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी किए। इसको जनता द्वारा खरीदा गया, जनता ने इनको खरीदा, सरकार के पास में पैसे आए खरीदने से, और ये पैसे सरकार ने किसको दे दिए? बैंकों को दे दिए। तो इस प्रकार से बैंकों की क्या बढ़ गई? पूंजी बढ़ गई। और बैंकों की पूंजी बढ़ने से उनकी लिस्टिंग भी सुधर गई, लिस्टिंग में उनकी रेटिंग जो है वो भी सुधर गई, जिससे बैंक पुनः लाभप्रद स्थिति में आ जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रयासों के तहत सरकार ने बैंकों की लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए एक और अन्य कदम उठाया, वो है बैंकों को आपस में विलय करने का। क्योंकि अधिक मात्रा में यदि बैंक होंगे तो उनका परिचालन करने में अधिक मानव संसाधन, अधिक तकनीकी, अधिक स्टाफ, अधिक जगहें, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाएगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करने का सरकार ने क्या किया है? फैसला किया है। और इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो कमेटी कौन सी थी? पीजे नायक कमेटी। और पीजे नायक कमेटी की सिफारिश पर ही बड़े बैंकों में छोटे बैंक क्या करे जा रहे हैं? हाल फिलहाल में विलय करे जा रहे हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे मोटी समस्या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या डूबत ऋण, उसमें सुधार के लिए देखिए बैंकों ने क्या क्या प्रयास किए, भारत सरकार ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या प्रयास किए हैं। पहला प्रयास क्या किया? प्रोविजनिंग आवश्यक किया गया। प्रोविजनिंग क्या होता है? पिछली क्लास में हम अच्छे से समझ चुके हैं। प्रोविजनिंग का तात्पर्य है कि जैसे जैसे बैंक का एनपीए बढ़े वैसे वैसे बैंक की जो पूंजी की आवश्यकता है उसको बढ़ा दो। तो पूंजी की आवश्यकता जब बढ़ती जाएगी तो एनपीए बढ़ाने के साथ साथ बैंकों को पूंजी बढ़ानी पड़ेगी। और इस प्रकार एनपीए बढ़ने के साथ साथ जब पूंजी बढ़ती जाएगी तो बैंक दिवालियापन के कंडीशन में नहीं आएंगे। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक बैंकों के लिए तय किए गए हैं, जिन्हें बासेल 3 मानक कहा गया, उनका पालन करने के लिए भारतीय बैंकों को कहा गया। साथ ही साथ अन्य उपाय जो अपनाया गया वो था कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर। क्या होता है इसे हम समझेंगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में। फोरक्लोजर नाम का एक उपाय अपनाया गया, एक नया कानून बनाया गया जिसे कहा गया सरफेसाई एक्ट। ये क्या होता है इसे भी हम समझने वाले हैं। इसके अतिरिक्त असेट क्वालिटी रिव्यू नाम से एक उपाय किया गया, स्ट्रेस टेस्ट नाम से एक उपाय किया गया। अन्य उपायों के अंतर्गत क्या किया गया? पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, त्वरित उपाय कुछ अपनाए गए। ये सभी क्या होते हैं समझने वाले हम अभी, केवल हम इनकी शब्दावली की बात कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, एक एक करके हम इनकी अवधारणा को भी समझने वाले हैं। फिर उसके बाद में प्रूडेंशियल नॉर्म्स या विवेकशील उपाय अपनाए बैंकों ने एनपीए के सॉल्यूशन के लिए। क्या उपाय अपनाए जानेंगे हम। एक अन्य कानून बनाया जिसे दिवालियापन कानून या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहा गया। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 बनाया गया। इसी प्रकार एक संस्था पीएआरए, पब्लिक सेक्टर असेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी नाम से एक एजेंसी बनाई गई। तो ये कुछ प्रयास एनपीए के सुधार के लिए हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा किए गए। आइए एक एक करके इनको हम देखते हैं। सबसे पहले कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर क्या होती है इसको हम जानने वाले हैं। देखिए कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर जो कि 2011 में ये उपाय किया गया,
इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक कंपनी द्वारा एक से अधिक बैंकों द्वारा मान लो क्या कर लिया जाता है, ऋण ले लिया जाता है। एक से अधिक क्या किया, एक से अधिक, एक कंपनी द्वारा एक से अधिक बैंकों द्वारा क्या कर लिया गया, सपोज ऋण ले लिया गया। अब वित्तीय समस्या होने के कारण इन ऋणों को चुकाने में क्या हो गई, असमर्थ हो गई वो कंपनी, और असमर्थ हो गई तो बैंकों द्वारा इन कंपनियों को क्या कर दी जाती है, हेल्प दी जाती है। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया चल रही है, कंपनी ऋण लेती है, एक से अधिक बैंकों द्वारा क्या ले लिया, ऋण ले लिया। अब कंपनी की हालत हो गई खराब, वो उसे वापस चुका पाने में हो गई असमर्थ। तो अब इस कंडीशन में क्या उपाय किया गया कि बैंक इस कंपनी को मदद दे। क्या मदद दे, पहली मदद क्या कर सकते हैं कि इनकी जो ब्याज दर है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जो ब्याज लिए गए हैं उनकी ब्याज दर को क्या कर दिया जाए, जो लोन लिए गए हैं कंपनी द्वारा उनकी ब्याज दर में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि अपना ऋण वो आसानी से चुका दे, कंपनी के लिए भी अच्छी स्थिति बने और बैंक के लिए भी अच्छी स्थिति बने। दूसरा, कंपनी द्वारा जो ऋण लिया गया है उसको इक्विटी में बदल दे। देखिए कोई कंपनी है, उसने कोई ऋण लिया, ठीक है, वो ऋण वो चुका नहीं पाई, तो इस ऋण को किस में बदल दो, हिस्सेदारी में बदल दो। ऋण चुकाने के लिए तो कंपनी के पास में पैसा नहीं है, तो बैंक क्या कहता है, ऋण मत चुकाओ, उसके बदले में हमें क्या दे दो, अपनी कंपनी के कुछ शेयर दे दो, हिस्सेदारी दे दो। तो इस प्रकार कंपनी पे ऋण का बोझ कम हो जाता है और कंपनी अपना परिचालन आसानी से करती है। और बैंक, और जैसे ही बैंक लाभप्रदता की स्थिति में आता है तो इक्विटी या लिए गए जो शेयर कंपनी के हैं उससे बैंकों की समस्या का भी हल हो जाता है। इसी प्रकार ऋण की अवधि में परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कंपनी ने 10 साल के लिए ऋण लिया था लेकिन अभी चुकाने में असमर्थ हैं, तो इस अवधि को बढ़ाकर कितना, ग्रेस पीरियड देते हुए 20 वर्ष कर दिया जाए। तो इससे परिणाम क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट की स्थिति में आ जाएगी, कंपनी अपने ऋण की लायबिलिटी चुका पाएगी और बैंक को अपना ऋण वापस प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एनपीए की समस्या का हल कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर के माध्यम से करने की बात कही गई। अन्य स्कीम जो लाई गई कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर के तहत वो थी 5:25 स्कीम 2014 में लाई गई। इसमें क्या कहा गया कि जो लोन की अवधि, लोन के पुनर्भुगतान की जो अवधि है वो कंपनियों के लिए बढ़ाकर क्या कर दी जाए, 25 साल तक बढ़ा दी जाए, ताकि आसानी से छोटी छोटी किस्तों के रूप में कंपनी अपना पैसा वापस दे सके जो ऋण के रूप में लिया था, और बैंकों का जो ऋण है वो डूबत ऋण या एनपीए में परिवर्तित ना हो। इसी प्रकार का अगले प्रयास के तहत क्या किया गया, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चर की बात की गई। स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चर या रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना 2015 में यह प्लान लाया गया, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बैंक ऋण के एक भाग को इक्विटी में परिवर्तित कर सकता है। माना किसी कंपनी ए ने बैंक से ऋण लिया, कितने रुपए का, 100 करोड़ रुपए का। अब क्या कर सकता है, इस 100 करोड़ रुपए के ऋण को बैंक दो भागों में बांट सकता है, 50 करोड़ और 50 करोड़, और कंपनी को कह सकता है कि 50 करोड़ तो आप क्या करो, हमें चुकाओ ईएमआई के रूप में, जबकि 50 करोड़ रुपए के आप हमें अपनी कंपनी के दे दो शेयर। इससे कंपनी को कितना ऋण चुकाना पड़ेगा, केवल 50 करोड़ का। कंपनी अपने परिचालन व्यय को पूर्ण कर पाएगी, बैंक के ऋण का दबाव उस पर नहीं रहेगा, ईएमआई का दबाव उस पर कम हो जाएगा, और बैंक जैसे ही कंपनी जैसे ही लाभप्रदता की स्थिति में आएगी, इस शेयरों को बेचकर बैंक भी अपने बाकी के 50 करोड़ वसूल लेगी। इस प्रकार बैंक के एनपीए की समस्या इसके माध्यम से भी दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद में सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स, ऋण की धारणीय पुनर्संरचना। इसके अंतर्गत क्या उपाय किया गया एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए, इसके अंतर्गत ऋण को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला भाग कौन सा कहलाया, सस्टेनेबल पार्ट। सस्टेनेबल पार्ट यानी कि धारणीय ऋण। सस्टेनेबल पार्ट का तात्पर्य है कि इस ऋण को कंपनी क्या कर सकती है, वापस चुका सकती है। और दूसरा भाग कौन सा, नॉन सस्टेनेबल या अनसस्टेनेबल पार्ट, जिसको कंपनी वापस चुका नहीं सकती। ठीक है, और जिसको नहीं चुका सकती, जिस भाग को, उसको किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, इक्विटी या हिस्सेदारी में। कंपनी में उसके बदले क्या कर ली जाती है, हिस्सेदारी ले ली जाती है कंपनी में बैंक के द्वारा। तो ये थी सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स। आगे चलते हैं, एक अन्य उपाय इसके तहत जो किया गया वो था फोरक्लोजर। इसके अंतर्गत होता क्या है, कोई भी कंपनी या व्यक्ति क्या लेता है, बैंक से ऋण लेता है, वापस चुका नहीं पाता है, तो अब बैंक के पास में क्या अधिकार है
कि इस ऋण के बदले गिरवी रखी संपत्ति को क्या कर ले, जब्त कर ले, और उसकी जब्ती के एवज में उस ऋण का क्या कर दे, फोरक्लोजर कर दे, उसको बंद कर दे। तो ये हुआ फोरक्लोजर। उसके बाद में अगला उपाय सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का तात्पर्य है लोन के लिए जो गिरवी संपत्ति रखी गई थी उस संपत्ति को बाजार में बेचकर अपने ऋण की जो कीमत है उसे बैंक जब वसूल ले तो इसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन। पहले हमने बात करी थी फोरक्लोजर, इसमें क्या किया जाता है, गिरवी संपत्ति को जब्त किया जाता है, बेचा नहीं जाता। जबकि सिक्योरिटाइजेशन में गिरवी संपत्ति को बैंक बेच देता है और उससे अपने ऋण की क्या करता है, प्रतिपूर्ति करता है, दिए गए ऋण की प्रतिपूर्ति करता है। और इसके लिए एक कानून सरकार ने बनाया ताकि वो सिक्योरिटाइजेशन आसानी से कर सके, और वो कानून था सरफेसाई एक्ट 2002। सरफेसाई एक्ट 2002 क्या था, पहले इसका पूरा नाम जाने। सरफेसाई एक्ट का नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये इसका पूरा नाम है। एक बार फिर से पूरा नाम देखें हम, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सरफेसाई एक्ट का पूरा नाम है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो कानून है ये बैंक और वित्तीय संस्थाओं को सक्षम बनाता है। किसमें सक्षम बनाता है कि जिस कंपनी को बैंक ने ऋण दिया है और वो कंपनी वापस ऋण नहीं चुका पाई है, उस कंपनी का प्रबंधन बैंक अपने हाथ में ले ले, उस कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ले, या कोर्ट की अनुमति के बिना ही उस ऋण के एवज में जो संपत्ति गिरवी बैंक के पास में रखी गई थी उसको बेच दे, ठीक है, या अपना जो एनपीए या डूबत ऋण है वो बैंक एक अन्य कंपनी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दे। इस प्रकार के उपाय सरफेसाई एक्ट के कानून लागू होने के पश्चात बैंक के हाथ में आ गए, बैंक को यह अधिकार मिल गए, ठीक है। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, देखिए तीन उपाय हमने देखा था। पहले उपाय के अंतर्गत कंपनी क्या करे, कंपनी का प्रबंधन बैंक अपने हाथ में ले ले, यानी कि अब कंपनी को अपने हिसाब से बैंक चलाए। दूसरा उपाय क्या था, गिरवी रखी संपत्ति को बैंक बेच दे। और तीसरा उपाय था कि अपना जो ऋण है उसको किसको बेच दे, एआरसी को बैंक बेच दे, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक बेच दे। तो आइए देखते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नई बला क्या है। देखिए सरफेसाई एक्ट के तहत असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई, और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को लाइसेंस जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये बैंकों के एनपीए को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। देखिए अब कोई कंपनी है, मान लो कोई बैंक है, अब इस बैंक का एनपीए कितना है, किसी कंपनी को इसने ऋण दिया, कितना, 100 करोड़। ये कंपनी चुका नहीं पाई तो क्या हो गया, ये ऋण एनपीए हो गया। अब बैंक के पास में दो उपाय हैं, या तो खुद इस एनपीए को वसूले या फिर इस कार्य को क्या दे दे, एक कंपनी को दे दे। उस कंपनी का नाम है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एनपीए 100 करोड़ का था। अब इसको क्या कहे, एआरसी कंपनी को बैंक क्या कहे कि आप तो हमें 90 करोड़ रुपए दे दो और आप इस ऋण को वसूलते रहो। तो बैंक को अपने डूबत ऋण के बदले 90 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए, और बैंकों की सैडक से छुट्टी मिल गई कि उसे अब क्या करना है, ऋण का पुनर्भुगतान करना है। अब पुनर्भुगतान का कार्य क्या कौन करेगा, ये एआरसी कंपनी करेगी। और जब ये 100 करोड़ रुपए की यदि वसूली कर लेती है तो इसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना करोड़ रुपए हुआ, 10 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां कार्य करती हैं जो बैंक के एनपीए के सॉल्यूशन के लिए बनाई गई। ठीक है, अन्य उपाय जो एनपीए को दूर करने के लिए किया गया था वो था एसेट क्वालिटी रिव्यू, एसेट्स क्वालिटी रिव्यू। उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि बैंकों के लिए आरबीआई को विशेष ऑडिट करनी चाहिए, यानी समय समय पर एक विशेष प्रकार की ऑडिट आरबीआई को बैंकों की करनी चाहिए ताकि बैंकों की संपत्ति के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम रहे। और इसके अंतर्गत आरबीआई ये जांचता है कि एनपीए के लिए प्रोविजनिंग सही प्रकार से की गई है या नहीं। ऑडिट करेगा बैंक जाके, बैंकों की आरबीआई जाके, आरबीआई के ऑडिटर, और उसमें ये देखेंगे कि क्या बैंक के जो एनपीए वो दर्शा रहा है वो सही मात्रा में दर्शा रहा है या नहीं। और उस एनपीए की एवज में जो पूंजी प्रोविजनिंग के रूप में साइड में रखनी पड़ती है बैंकों को, क्या उसका पालन ये बैंक कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच समय समय पर करनी चाहिए। और वो किसके तहत होनी चाहिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू के तहत आरबीआई करता है एनपीए के उपाय के अंतर्गत। स्ट्रेस टेस्ट, अगला उपाय जो बैंकों के एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए अपनाया गया वो था स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, बैंकों को आर्थिक मंदी सहन करने की क्षमता का समय समय पर
कि कोई भी झटका या कोई भी आर्थिक गतिविधियां यदि कम होती हैं और उस स्थिति में क्या बैंक उस झटके को सहने के लिए तैयार हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार का मापन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से समय समय पर किया जाता है, जिससे बैंकों के ऋणों के एनपीए होने की संभावना कम हो जाए। अगला जो उपाय इस संदर्भ में किया गया था वो था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के जो कमर्शियल या व्यावसायिक बैंक हैं उनके लिए किया जाता है। और कब ये किया जाता है? जब बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभप्रदता की स्थिति है, वो एक निश्चित स्तर से क्या चली जाती है? नीचे चली जाती है। यानी बैंक का लाभ दिनों दिन बहुत कम होता जाता है। दूसरा, बैंकों की पूंजी बहुत कम हो जाती है, या फिर बैंकों के डूबत ऋण या एनपीए की मात्रा जब बहुत बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में तुरंत आरबीआई क्या करता है? पिक्चर में आता है और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान अपनाता है। और इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पे क्या क्या कार्रवाई करता है? सबसे पहली कि आपका एनपीए ज्यादा है तो आप अपने खर्चे मत बढ़ाओ और ब्रांचों का एक्सपेंशन रोक दो, बैंकों की शाखाओं का विस्तार रोक दो, नई शाखाएं मत खोलो, पहली चीज। दूसरा, बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा तय कर देता है कि आप इससे अधिक मात्रा में ऋण नहीं दे सकते, ताकि वो ऋण जब डूबत हो या फिर और अधिक मात्रा में ऋण डूबत ना हो उसकी संभावना को कम कर देता है। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार की ऑडिट आरबीआई इन बैंकों की करता है और उनके सारी बुक्स का क्या करता है? परीक्षण करता है। और बैंकों को जो दिया जाने वाला लाभांश है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो लाभांश देता है उसको क्या कर दिया जाता है? बैंकों द्वारा अपने शेयर धारकों को जो लाभांश दिया जाता है उस पर क्या कर दिया जाता है? रोक लगा दिया जाता है, ताकि बैंकों के पास में पूंजी की उपलब्धता बढ़ सके। और इसी के साथ बैंकों के पूरे प्रबंधन को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अगला जो उपाय एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए अपनाया गया वो था प्रूडेंशियल नॉर्म्स या विवेकशील उपाय। देखते हैं विवेकशील उपायों के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। इसमें बैंकों की एक ऑडिट की जाती है और उसमें यह देखा जाता है कि बैंक अपनी आय को झूठा तो नहीं दिखा रहे हैं। आय को तब ही आय माना जाता है जब उसका रियलाइजेशन हो, जब वो वास्तव में प्राप्त हो जाए। कई बार बैंक भविष्य में होने वाली आय को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे बैंकों की स्थिति अच्छी दिखती है लेकिन वो वास्तव में अच्छी नहीं होती है। तो विवेकशील उपायों के अंतर्गत पहला तो ये जांच की जाएगी कि आय वास्तविक है या नहीं है। दूसरा, बैंक अपनी संपत्ति का वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण करके बताएंगे कि उनके पास में कितनी मात्रा में संपत्ति है और इनमें से कौन सी संपत्ति आसानी से नगद के रूप में परिवर्तित हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। साथ ही साथ प्रोविजनिंग की मात्रा सही से बैंकों ने मेंटेन करी है या नहीं, उसकी जांच की जाती है। और CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंक का सही है या नहीं, इसकी जांच की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विवेकशील उपायों के तहत। अब बैंकों की एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का कानून लाया गया और वो कानून था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC दिवालियापन कानून 2016, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था जिससे बैंकों की एनपीए की समस्या दूर हो। यह कानून क्या था ये देखते हैं। दिवालियापन से संबंधित सभी पहले के जो प्रचलित कानून हैं उन सभी को यह समाहित करता है और उनकी जगह एक कानून बना, कौन सा? बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या IBC 2016। और यह सभी के लिए लाभदायक है। सभी के लिए किस किस के लिए? देखिए, जब कोई भी ऋण दिया जाता है तो उसके में क्या होते हैं? 3 हितधारी होते हैं। पहला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का तात्पर्य ऋण दाता, जिसने ऋण दिया है वो, उसके लिए भी ये कानून लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है? क्योंकि संभावित एनपीए की सूचना पहले ही इस कानून के माध्यम से उसको मिल जाती है। साथ ही साथ एनपीए यदि हो जाता है तो उसका त्वरित समाधान भी ऋण देने वाले व्यक्ति को या बैंक को मिल जाता है, पहली। दूसरा, ऋण लेने वाले या डेप्टर के लिए भी ये क्या है? लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि ऋण की पर्याप्त उपलब्धता इस दिवालियापन कानून के कारण होगी। कैसे? क्योंकि एनपीए की मात्रा घट जाएगी, पहले से ही जांच होगी कि ये ऋण की संभावना एनपीए में परिवर्तित होनी है या नहीं। तो उस जांच के पश्चात क्या हो जाएगा? ऋण लेने की जो प्रक्रिया है उसमें एनपीए की मात्रा घट जाएगी, और जब एनपीए की मात्रा घट जाएगी तो लोगों को ऋण आसानी से उपलब्ध होगा। उसके साथ कर्मचारी जो हैं, बैंकों में कार्यरत कर्मचारी या कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी, किसी कंपनी ने ऋण लिया, उस कंपनी के कर्मचारी कार्यरत हैं, ठीक है। जब वो कंपनी डूबती है
तो साथ में उन कर्मचारियों का रोजगार भी जाता है, तो उनके लिए भी ये कानून फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि एनपीए की स्थिति को ये कम करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ बैंक और कंपनी में निवेश करने वाले शेयरधारियों के लिए भी ये कानून लाभप्रद है, क्योंकि एनपीए की स्थिति कंपनी और बैंक दोनों के ही शेयरों की जो मूल्य उसको कम करता है, तो शेयरधारियों या इन्वेस्टर का पैसा उससे डूबता है, तो उसके मामले में भी ये उपाय करता है। अब इस कानून के तहत यदि किसी भी कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को यदि दिवालिया घोषित किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको जानना जरूरी है। देखिए, दिवालियापन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या होता है, कब यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए ऋण को क्या चुकाने में क्या हो, असक्षम हो, चुकाने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है। अब इसमें जो ऋणदाता होते हैं वो कौन होते हैं, बैंक, वित्तीय संस्थान भी हो सकते हैं, कंपनी में कार्यरत कर्मचारी भी हो सकते हैं, कोई सप्लायर भी हो सकते हैं, कोई शेयरधारी भी हो सकते हैं। यानी सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ऋणदाता कहलाते हैं। ऋणदाता कोई बैंक भी किसी व्यक्ति को ऋण दे सकता है, संस्था को ऋण दे सकता है, इसी प्रकार वित्तीय संस्थान भी दे सकता है। कर्मचारी भी अपनी कंपनी को क्या करते हैं, कई बार अपना पैसा ऋण के रूप में या उस कंपनी के शेयरों में निवेश करके इक्विटी के रूप में देते हैं। इसी प्रकार सप्लायर कंपनी का माल खरीदने वाले व्यक्ति भी क्या करते हैं, उधार में कई बार सप्लाई देते हैं, तो वो भी इस माध्यम से क्या देते हैं, कंपनी को ऋण देते हैं। तो इस प्रकार से क्रेडिटर या ऋणदाता के रूप में ये सभी व्यक्ति आते हैं। और इन क्रेडिटर्स या ऋण देने वाले व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति या संस्था क्या कर सकती है, दिवालियापन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है। तो ध्यान रखना है, दिवालियापन की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, क्रेडिटर के द्वारा, ऋण देने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ की जाती है। प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले क्रेडिटर या ऋण देने वाले व्यक्ति या कंपनी या बैंक द्वारा क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास में जाएगा। एनसीएलटी क्या है, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। यदि किसी कंपनी के लिए दिवालियापन का क्या लाई गई है, प्रक्रिया लाई गई है, तो वो कहां जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। और किसी व्यक्ति विशेष ने यदि ऋण लिया है, कंपनी ने नहीं, व्यक्ति ने ऋण लिया है और उसको दिवालिया घोषित करवाना है, तो ये प्रक्रिया शुरू होने के लिए कहां जाएगी, डीआरटी में जाएगी, जिसे कहा जाता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है। इस ट्रिब्यूनल में या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये केस जाता है ऋणदाता द्वारा प्रस्ताव भेजने के पश्चात। अब क्या करता है, एनसीएलटी या डीआरटी, जिसके पास में भी ये मामला जाए, वो क्या करता है, इस प्रस्ताव को स्वीकृत करता है। और यदि वह प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेता है, तो आईपी या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति इस संदर्भ में कर देता है। ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी क्या होते हैं, ये उस कंपनी या व्यक्ति जिसको दिवालिया घोषित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, उसकी संपत्ति का प्रबंधन आईपी या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथ में वो प्रबंधन लेने के पश्चात ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करते हैं, उस कंपनी या व्यक्ति की वित्तीय सूचनाएं ऋण देने वाले बैंक या ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, देते हैं। ठीक है। वित्तीय सूचनाएं कि कंपनी की लाभप्रदता की स्थिति क्या है या व्यक्ति की संपत्ति का मूल्य क्या है, ये सारी की सारी सूचनाएं किसको दे देते हैं, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऋण देने वाले व्यक्ति या संस्था को दे देते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कितने दिन तक चलती है, 180 दिन तक चलती है। और इन 180 दिन की अवधि के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई ऋणदाता द्वारा ऋण लेने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं की जा सकती। ठीक है। अब 180 दिन के बाद क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के द्वारा जिस जिस व्यक्ति ने उस संबंधित दिवालिया घोषित किए जाने वाले या व्यक्ति या कंपनी को ऋण दिया है, उन सभी ऋणदाताओं की एक क्या बनती है, कमेटी गठित की जाती है। ठीक है। जिसे सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बोलते हैं। अब ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या करती है, 180 दिन के अंदर अंदर निर्णय करती है कि ऋण की जो वसूली है, जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाने जा रहा है या जिस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाने जा रहा है, उससे ऋण की वसूली कैसे की जाए। कैसे, या तो ऋणी की सारी संपत्ति, जिसने ऋण लिया है उसकी सारी की सारी संपत्ति को बेच दिया जाए, उस तरीके से किया जाए, या फिर जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है या कंपनी है उसके ऋण के भुगतान की अवधि में परिवर्तित कर दो। 10 की जगह 20 साल इसको दे दो कि 20 साल में आप ऋण चुका दो। तो यहां
ये जो COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर है, ये निर्णय करती है 180 दिन के अंदर अंदर कि ऋण लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति को बेच के ऋण वसूल कर लिया जाए या फिर क्या किया जाए, संपत्ति को नहीं बेचा जाए, एक मौका देते हुए ऋण वापस चुकाने की अवधि को ही क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये COC निर्णय लेती है। यदि संपत्ति बेचने का निर्णय COC द्वारा ले लिया जाता है तो संपत्ति बेचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका प्रबंधन कौन करता है, IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करते हैं। ठीक है, अब पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन हो जाएगा, संपत्ति बेच दी जाएगी और उस संपत्ति के बेचने से क्या होगी, राशि प्राप्त होगी। उस राशि का वितरण विभिन्न ऋणदाताओं के बीच में करने का कार्य भी कौन करता है, IP के द्वारा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रक्रिया को वाटरफॉल कहते हैं। तो वाटरफॉल के अंतर्गत क्या किया जाता है, ऋण लेने वाले व्यक्ति की जो संपत्ति बेची गई है उसको विभिन्न ऋणदाताओं के बीच में बांटने का कार्य किया जाता है। तो ये पूरी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या दिवालियापन प्रक्रिया। ठीक है, वाटरफॉल की प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि वाटरफॉल की प्रक्रिया में विभिन्न जो ऋणदाता हैं उनको ऋणी की संपत्ति बेचकर, जिस व्यक्ति ने ऋण लिया था उसकी संपत्ति बेचकर उनका पैसा वापस चुकाया जाता है। वो किस क्रम में चुकाया जाता है, सबसे पहले जो पैसा चुकाया जाता है वो चुकाया जाता है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो लागत लगी है उस लागत का भुगतान किया जाता है किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। यानी सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कार्य कर रहे थे वो अपना खर्चा निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में गारंटी, कई व्यक्तियों ने या कई ऋणदाताओं ने उस कंपनी या व्यक्ति को ऋण कैसे दिया था, उस व्यक्ति से गारंटी लेकर सिक्योर्ड ऋण उसको दिया था, तो उसके बाद उन व्यक्तियों का पैसा चुकाया जाता है। उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस व्यक्ति को कैसे ऋण दिया था, बिना कोई गारंटी लिए ऋण दिया था, उसके बाद इनका पैसा चुकाया जाता है। उसके बाद कंपनी का सरकार के ऊपर कोई बकाया हो तो वो पैसा चुकाया जाता है। उसके बाद उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनमें से प्रायोरिटी शेयर होल्डर का पैसा पहले चुकाया जाता है और प्रायोरिटी शेयर होल्डर का पैसा चुकाए जाने के पश्चात किसका चुकाया जाता है, इक्विटी जो शेयर होल्डर है उनका पैसा चुकाया जाता है। तो इस क्रम में पैसा चुकाया जाता है जब संपत्ति को बेचकर वापस पैसे की प्राप्ति होती है तब। ठीक है, अब हमने पूरी जो दिवालियापन की प्रक्रिया देखी उसमें कुछ भागीदारी संस्थाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहली, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ इन प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने वाली कौन सी संस्था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। साथ ही साथ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसमें दिवालियापन के लिए एप्लीकेशन लगती है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या लगती है, दिवालियापन की एप्लीकेशन लगती है उसको दिवालिया घोषित करने के लिए, और इनकी अपील के लिए NCLAT और DRAT। इसी तरह एक संस्था होती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। इन सभी को हमने समझा। अब हम समझते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या होता है। ठीक है, हमने जाना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एजेंसी पूरी दिवालियापन प्रक्रिया को प्रबंधन करते हैं और जो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन होता है इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंपनियों का वो कौन करती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी करती है। फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है। एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन सी देखी हमने, NCLT और DRT जो कि पूरी दिवालियापन की प्रक्रिया का प्रस्ताव लेके उसे प्रारंभ करती हैं। उसके बाद हम अगले जो संस्था हमने देखी वो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नाम की संस्था जो है जो भी ऋण लेने वाले व्यक्ति है उसके समस्त प्रकार की वित्तीय सूचनाओं का संग्रह अपने पास में रखती है और ऋण देने वाले व्यक्तियों को ये क्या करती है, उपलब्ध कराती है। फिर एक नई संस्था यहां जो है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या होता है, संपूर्ण दिवालियापन की प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाली सुप्रीम संस्था होती है, सबसे बड़ी संस्था होती है। और इसमें प्रतिनिधि किस किस के शामिल होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वित्त मंत्रालय के और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के क्या होते हैं, प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उसके बाद में इंसॉल्वेंसी से संबंधित कुछ तथ्यों को यदि हम देखें तो इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए वो यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो उस पर कम से कम कितना ऋण होना चाहिए, 1000 रुपए का। किसी कंपनी के विरुद्ध ये प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो उस पर कितना ऋण होना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए का ऋण बकाया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद NPA में सुधारों के लिए ये इंसॉल्वेंसी कानून को हमने देखा, दिवालियापन कानून को हमने देखा। इसी तरह का एक और कानून बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बनाया गया था
1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको परिवर्तन करने के लिए, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए ये 2015 में कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि आरबीआई बैंकों को दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निर्देश दे सकता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंकों को किसी अपने ऋण के लिए दिवालियापन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दे सकता है। अगला जो प्रयास इस दिशा में किया गया एनपीए से बचाव के लिए या एनपीए के सॉल्यूशन के लिए, वो था एक नई एजेंसी गठित करना जिसका नाम था पारा, और उसका पूरा नाम है पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। और ये पारा एजेंसी क्या करेगी, सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी जो बैंक हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करेगी, रेज मनी करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके, सरकारी प्रतिभूति जारी करके या गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके ये पारा क्या करेगी, पैसा इकट्ठा करेगी, पैसा क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, और इस पैसे का उपयोग क्या करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो एनपी है उसको खरीदने का कार्य करने के लिए करेगी। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका जो एनपी है, उस एनपीए की को अवशोषित करने के लिए, उस एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए एक नई एजेंसी बनेगी, पीएआरए। ये पारा एजेंसी क्या करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डूबत ऋण को खरीदेगी, पैसा कहां से लाएगी, ये गवर्नमेंट बॉन्ड इसके लिए जारी करेगी। तो ये थी पारा नाम की संस्था। पीजे नायक कमेटी एनपीए जो है उसकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई थी, और इस पीजे नायक कमेटी ने क्या सलाह दी थी, बैंक प्रबंधन सुधारने के लिए सलाह दी थी। और इसकी क्या क्या सलाहें थी, सबसे पहली सलाह या सिफारिश थी कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी शेयरधारिता निरंतर घटानी चाहिए, और सरकार ऐसा कर रही है। निरंतर सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपनी शेयरधारिता को नीचे लाती जा रही है, घटाती जा रही है। साथ ही साथ इसने कहा कि बैंकों की जो भर्ती होनी चाहिए उसमें प्रोफेशनलिज्म लानी चाहिए, व्यावसायिकता लानी चाहिए। जो चेयरमैन होते हैं बैंकों के, उनके कार्यकाल को इसने लिमिट कर दिया, कितना कि 5 साल का कार्यकाल हो, उससे अधिक का कार्यकाल ना हो। साथ ही बैंकों के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल 3 साल का हो। ऐसी सिफारिशें पीजे नायक कमेटी ने दी थी, किसके लिए, एनपीए में सुधार के लिए। अब एक और प्लान एनपीए के सुधार में सरकार द्वारा लाया गया, जिसे समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, इंद्रधनुष प्लान के नाम से जाना गया। क्या था इंद्रधनुष प्लान? इंद्रधनुष प्लान के अंतर्गत क्या कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उनमें जो सुप्रीम पद हैं, ऊपर के जो पद हैं, उन पे जो नियुक्ति होनी चाहिए वो एक बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए, और उस बोर्ड को क्या कहा गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बीबीबी कहा गया। अगले जो बात कही गई इंद्रधनुष प्लान में वो थी कि बैंकों का पूंजीकरण करना चाहिए, बैंकों का विलय करना चाहिए, और बैंक के जो डे टू डे के मामले हैं उनमें सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। साथ ही साथ बैंकों के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसे ज्ञान संगम कहा गया। अब हम जानते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या कहा गया इंद्रधनुष प्लान के अंतर्गत कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उच्च पद हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, उनमें नियुक्ति करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो में। और इस बैंक बोर्ड ब्यूरो के पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, भानु प्रताप सिंह थे। चेयरमैन के अलावा 3 इसमें पदेन सदस्य होंगे और 3 इसमें एक्सपर्ट सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। तो ये थी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं के लिए समय समय पर जो समाधान किए गए उनकी सूची और उनकी अवधारणा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।